जी जी जैसा कि आज की राजनीति में बहुत ही ज्यादा उलटफेर हो चुका है जी मतलब चुनाव के समय मुख्य मुद्दे जैसे कि जो है इस समय महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण आदि जैसे जो है मुद्दों की बात न करके लोग जातिगत राजनीति को हवा दिया जा रहा है। तो इस पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल। जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर जातिवाद सबसे अधिक है, लेकिन ये मतलब हर पार्टी में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जातिवाद मतलब कहाँ पे किस तरह की जो है जातियां हैं, उस जाति के व्यक्ति को जो है टिकट देने में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अहमियत रखते हैं। मतलब इस पे जो है आपका क्या कहना है? स्पॉन्सर बाय डाबरा समाचार 24 मां वैष्णो पावर ट्रैक ट्रैक्टर्स एजेंसी बाड़ेपार, डाड़ी बाजार, गोला, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9793473755। पर्ची रेस्टोरेंट, यहाँ पर कुशल कारीगरों द्वारा इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज डिश इत्यादि के साथ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मोबाइल नंबर 6307144746। पता नियर तहसील मोड़, गोला, गोरखपुर। बोस निजी ITI भीटी, गोला बाजार, गोरखपुर। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के बगल में। मोबाइल नंबर 9415319983। डेंटल केयर डॉक्टर रमीज रजा, BDS जामिया दिल्ली। यहाँ पर सभी प्रकार के दांत संबंधी इलाज किए जाते हैं। पता बड़ौदा UP बैंक के सामने, उर्वा बाजार। मोबाइल नंबर 9119689104। फैंसी फर्नीचर, यहाँ पर फर्नीचर संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। पता नायक भीटी, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9936390763। लाल की दुकान, स्वर्णकार एवं वस्त्रालय, दिलीप कुमार। मोबाइल नंबर 9450532063। पता सराय, गोला बाजार। यहाँ पर आभूषण एवं वस्त्रालय संबंधी सभी सामान उपलब्ध हैं। स्पॉन्सर बाय डाबरा समाचार 24 वर्मा एंड सन्स कॉलोनाइजर, वर्मा कॉलोनी, बेवरी चौराहा, गोला बाजार, गोरखपुर। शिवपुर उदयपुर चौराहे से पश्चिम मेन रोड पर आवासीय एवं कमर्शियल प्लाट हेतु संपर्क करें इंद्र बहादुर वर्मा। मोबाइल नंबर 7521899221 एंड वर्मा मेडिसिन सेंटर, थाना रोड, गोला बाजार। परिवार आपका, सुरक्षा हमारी। जनता पैथोलॉजी सेंटर, पूर्णतः कंप्यूटराइज्ड लैब। पता शॉप नंबर 3, सिनेमा हॉल कॉम्प्लेक्स, उर्वा बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 9838983604। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। मोतीलाल हीरालाल, फैंसी वस्त्र विक्रेता, शारदा सिनेमा हॉल, मार्केट रोड, गोला बाजार, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 6307389365। विजय होम्योपैथिक फार्मेसी कॉलेज, गोला बाजार, गोरखपुर। उत्तर प्रदेश सरकार एवं होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त सहयोगी संस्थान विजय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI चिकनिया एंड विजय इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट, गोला बाजार, गोरखपुर। प्रबंधक विजय शंकर पांडे। मोबाइल नंबर 9838693596। स्पॉन्सर बाय गोला नगर पंचायत, नगर अध्यक्ष लालती देवी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि मुरारी प्रसाद। नमस्कार, मैं हूं अशरफ खान और आप देख रहे हैं डाबरा समाचार। यूपी इलेक्शन को देखते हुए डाबरा समाचार ने विधानसभा संवाद का प्रोग्राम रखा है। जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है, किसी परिचय के नहीं मोहताज है वो, जैसा कि विजय यादव जी, जो 3 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके हैं, 3 बार निर्विरोध प्रधान रह चुके हैं और आज हमारे स्टूडियो में वो आए हुए हैं। आज उनसे सीधी बात होगी 3 पत्रकारों के द्वारा। 3 पत्रकारों का सवाल देंगे जवाब विजय यादव जी।
हमारा मुद्दा क्या होगा वो हमारे पोस्टर और बैनरों पर साफ दिख रहा है। जातिवाद बनाम विकासवाद, प्रदेश का बेरोजगार बनाएगा किसकी सरकार, किसमें है कितना दम, कौन होगा यूपी का सीएम, पोल खोल बिंदास बोल। लेट न करते हुए सबसे पहले मैं अपना परिचय तो दे ही दिया हूं। हमारे सहयोगी पत्रकार प्रदीप यादव हैं और हमारे सहयोगी पत्रकार महताब खान हैं। तो देर न करते हुए सबसे पहले मैं आपसे एक सवाल, हमारा सबसे पहला सवाल सर होगा कि आप 3 बार बड़ा प्रमुख रह चुके हैं, 3 बार निर्विरोध प्रधान भी रह चुके हैं अपने ग्राम सभा के। आपको इतनी अच्छी उपलब्धि किस बेस पर जनता ने दिया? बहुत बहुत धन्यवाद डाबरा समाचार को और पूरी टीम को मैं हार्दिक बधाई आप लोगों को देता हूं कि आप लोगों ने एक संवाद का शुरुआत किया। और सबसे बढ़िया बिंदास खोल पोल खोल बिंदास बोल, ये नारा आपका बहुत बढ़िया है। लेकिन इस पे आप काम करें, इस पे काम करें जैसा कि आपका नारा है कि पोल खोल बिंदास बोल। अगर बिंदास बोलने की आपके अंदर ताकत आ जाए तो मैं समझता हूं कि डाबरा न्यूज बहुत आगे जाएगा, बशर्ते आप बिना किसी जोर दबाव के, बिना किसी जातिवाद के इस पे आप हमारे पत्रकार बंधु काम करना शुरू कर दें। इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत बिल्कुल सर किया जाएगा, हार्दिक रूप से बधाई देता हूं। शुक्रिया, बिल्कुल किया जाएगा। जातिवाद, धर्मवाद किसी पर हम लोग बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सच्चाई पर, कौन है, क्या करता है और क्या कर रहा है इसमें बिल्कुल मैं आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के चलने का काम करूंगा। अगर आप सच बोलेंगे और पोल खोलेंगे, बिंदास बोलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। आपने पूछा 3 बार तो मैं नहीं निर्विरोध प्रधान रहा, लेकिन 1987 में एम काम LLB DPA गोरखपुर विश्वविद्यालय से करने के बाद LLB भी आपने किया जी, उसके बाद DPA किया, डिप्लोमा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो उसके बाद हम लोग आ गए, गांव के लोगों से चर्चा हुई, गांव के लोगों ने कहा कि आप पढ़े लिखे नौजवान हैं, आप गांव का प्रधानी का चुनाव लड़िए। मैं पूरे गांव के लोगों से मैं आपको बताना चाहूंगा, हम केवल 7 घर यादव हैं, लगभग 50 घर ब्राह्मण हैं। मैं ब्राह्मण लोगों से कहा कि आप लोग अगर चाहते हैं, सचमुच विकास चाहते हैं, तो आप लोग चुनाव न करावें, निर्विरोध अगर हमको मान लें तब तो मैं लड़ूंगा, नहीं चुनाव कराएंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो गांव के सारे बड़े बुजुर्ग इकट्ठा होके, हमारे पहले जो प्रधान थे स्वर्गीय श्री द्वारिका तिवारी जी, मैं उनसे मिला, उन्होंने कहा कि नहीं आप काम करिए और हम सभी लोग आपके साथ हैं। और इस तरह मैं निर्विरोध प्रधान अपने गांव का हो गया। और लेकिन हम लोगों की प्रधानी उस समय लगभग 8 साल चली। पहले मतलब चुनाव आयोग नहीं कराता था, ग्राम पंचायत का चुनाव आयोग नहीं कराता था। 12-12 साल के ग्राम पंचायत के चुनाव होते थे, लंबे अरसे तक। हम लोग 8 साल प्रधान रहे। संयोग से उसी समय स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी के समय में त्रिस्तरीय लागू हो गया और बड़े पैमाने पे पैसा आता था। अब मैं क्या बताऊं, अब आजकल तो प्रधान जी लोगों के पास पैसा भी कम आता है, लेकिन हम लोगों के कार्यकाल में बड़े पैमाने पे पैसा आता था। मैं सक्षम न्यूज में बोला था तो इस बात को। पैसा आता था मतलब मैं समझा, ग्राम पंचायत में आप पैसे ज्यादा नहीं, उस समय ज्यादा आते थे। ग्राम पंचायत स्तर पे ग्राम पंचायत के खाते में बड़े पैमाने पे पैसे आते थे। माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय में त्रिस्तरीय लागू हुआ था। तो मैं क्या किया, मैं कहा ना, मैं हमेशा इस बात का ध्यान दिया कि न कुछ दे सकूं जनता को, लेकिन ईमानदारी प्रस्तुति कर सकता हूं, ईमानदारी दे सकता हूं। मैंने गांव में 5 लोगों को बुला के एक समिति का गठन कर दिया और मैं कहा कि आप 5 लोग काम करेंगे, जो भी कार्य योजना हो आप बनाएंगे, काम करेंगे, मैं हस्ताक्षर करके आपको खाते से पैसा निकाल के आप 5 के सुपुर्द कर दूंगा। और उसमें 5 के बीच में हमारे प्रधान थे श्यामलाल हरिजन, जात के अनुसूचित थे, उनको मैं कहा आप अध्यक्ष रहिए और आप गांव में काम कराइए। मैं बड़ौलगंज से गांव नहीं आ सकता, लेकिन उन्होंने ईमानदारी से 8 साल काम किया, गांव का विकास हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा, उस समय 88 में ग्राम पंचायत से तो पैसा खर्च होता ही था। हम स्वयं कुदाल, फावड़ा और खांची लेके निकल जाते थे, तो गांव के 500 लोग निकल जाते थे। श्रमदान से
उस समय योजना भी चल रही थी सरकार की योजना भी थी कांग्रेस के समय में जी। अन्न के बदले काम जी। योजना चल रही थी, उसका देखिए नाम क्या मैं बोल रहा हूँ। तो हम लोग श्रमदान से बड़े पैमाने पे 500 मीटर मट्टी पाटना, मतलब आप जमीन से जुड़कर 500 मट्टी पाटनी हो चक्रोट का, हम लोग निकल जाते थे गांव का, दोपहर में शरबत बन जाता था और लाई भुजा आता। 500 लोग गांव के श्रमदान से 500 मीटर 1 किलोमीटर मट्टी पाट देते थे, उसके बाद फिर खड़ंजा वगैरह करा लिया जाता। इस तरह से भी पैसा बचता था। ग्राम पंचायत का धन श्रमदान करके हम लोग पैसा बचाने का काम करते थे। यह ईमानदारी जरूर मैंने प्रस्तुत किया। चाहे क्षेत्र पंचायत का अगर आप ईमानदार नहीं होते तो प्रधान और ब्लॉक प्रमुख थोड़ी होते, जरूर कहीं ना कहीं से जनता आपसे नाराज होती और आपसे इससे मतलब आपकी तरफ प्रभावित हुई और आपको इस लायक समझा। अच्छा विजय जी, जैसा कि आज की राजनीति में बहुत ही ज्यादा उलटफेर हो चुका है जी। मतलब चुनाव के समय मुख्य मुद्दे जैसे कि जो है इस समय महंगाई, बेरोजगारी, निजीकरण आदि जैसे जो है मुद्दों की बात न करके लोग जातिगत राजनीति को हवा दिया जा रहा है, तो इस पर आप समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं समाज को, हम लोग, और मैं समझता हूं कि सारे लोग, पढ़े लिखे लोग, पहले मानवता जिसे कहते हैं उस पे हम जरूर विचार करते हैं, उसके बाद हम जातिवाद पे आते हैं। लेकिन सर्वप्रथम हम व्यक्तिगत रूप से तो इसका बहुत ध्यान देते हैं कि हम लोग मानव रूप में पैदा हुए हैं, तो हमको मानव होना चाहिए और मानवता का पालन करना चाहिए। जातिवाद की राजनीति, हमको जैसा स्वयं को लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो जातिवाद में कमी आएगी, लेकिन कमी आने की जगह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में और जातिवाद बढ़ गया। जाति देख के टिकट दिया जा रहा है, जाति देख के पार्टी में शामिल कराया जा रहा है, और हर काम थाने से लेके और हर काम पोस्टिंग भी की जा रही है। थाने पे पोस्टिंग हो, एसडीएम की पोस्टिंग हो, डीएम की पोस्टिंग हो, किसी पद पे जो भी पोस्टिंगें हो रही हैं जाति को देख के की जा रही हैं। इसलिए मैं निसंकोच कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिवाद को बढ़ावा देने का काम किया। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि मुद्दे कहीं नहीं गए हैं। हर व्यक्ति आज महंगाई से त्रस्त है, मुद्दे कहीं नहीं गए हैं। महंगाई पे पूरे उत्तर प्रदेश नहीं, मैं कह सकता हूं हिंदुस्तान की पूरी जनता त्राहिमाम कर रही है और मुद्दे कहीं नहीं गए हैं, चाहे महंगाई का हो, चाहे निजीकरण का हो। बैंक कर्मचारी आज भी हड़ताल पे हैं, यह निजीकरण का ही मामला है। बैंक कर्मचारी भी जानते हैं कि देर सवेर बैंकों का भी निजीकरण हो जाएगा। एक जमाना था, मैं यही नहीं समझ पाता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग किस दृष्टिकोण से सोचते हैं। एक जमाना था जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने सारे बैंकों का, जो बैंक प्राइवेट थे उनका राष्ट्रीयकरण कराया। हम समझते हैं कि 1977 वगैरह के आसपास सारे बैंकों का जो निजी थे उनका राष्ट्रीयकरण कराया, और यह सरकार जो है सारे राष्ट्रीयकृत बैंकों को या जो भी राष्ट्रीय संपत्ति है उसका निजी प्राइवेटीकरण कराने जा रही है, प्राइवेट लोगों के हाथ में देने का काम कर रही है। यह अच्छी बात नहीं है, यह देश हित में नहीं है। और जातिवाद, अगर नौजवान जब तक नहीं जागेगा और सरकार नहीं जागेगी, जातिवाद खत्म नहीं होगा, जातिवाद बढ़ता ही जाएगा, जो कि समाज के लिए कलंक है, कोड़ है। जातिवाद खत्म होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के अंदर जातिवाद सबसे अधिक है, लेकिन ये मतलब हर पार्टी में कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जातिवाद मतलब कहाँ पे किस तरह की जो है जातियां हैं, उस जाति के व्यक्ति को जो है टिकट देने में लोग जो है ज्यादा से ज्यादा अहमियत रखते हैं। मतलब इस पे जो है आपका क्या कहना है? अब मैं आपसे कहूं, बहुत पीछे आपको जाना पड़ेगा, जिसको हम प्रबुद्ध जन कहते हैं। समाज के अगुआ हमारे ब्राह्मण हैं, हम मानते हैं कि हमारे समाज के अगुआ, समाज को दिशा निर्देश देने वाले ब्राह्मण वर्ग के लोग हैं। और उन लोगों ने जैसा किया उसी के पीछे पीछे चल के बाकी लोग करते हैं, जिनको हम प्रबुद्ध जन करते हैं। तो कहीं ना कहीं आप इतिहास जब उठाएंगे और पीछे जाएंगे इतिहास में कि हिंदुस्तान की राजनीति जातिवाद की तरफ कैसे बढ़ी,
तो कहीं न कहीं इन समाज के अगुआ को आप दोषी पाएंगे, और इन लोगों ने जैसा किया समाज के पीछे पीछे हम और आप भी करने के लिए मजबूर हैं। जैसा कि विजय जी, वर्तमान विधायक विनय शंकर तिवारी जी सपा में शामिल हुए हैं, आपको पता होगा वर्तमान विधायक विनय शंकर तिवारी सपा में शामिल हुए हैं। आपकी व्यक्तिगत वोटरों से इस समय क्या तालमेल चल रही है? देखिए, समाजवादी पार्टी पे बड़े पैमाने पे पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पे तमाम दल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता और विधायक छोड़ के समाजवादी पार्टी की तरफ आ रहे हैं, समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के तरफ इस समय पूरे प्रदेश की, मैं कहूं तो अतिशयोक्ति होगी, पूरे देश की निगाहें, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं, पूरे हिंदुस्तान के लोग, उस नौजवान के अंदर वह ताकत, वह विकास करने की क्षमता, वह इन भारतीय जनता पार्टी के झूठे और फरेबियों से लड़ने की ताकत सबको माननीय अखिलेश यादव जी के अंदर दिखाई दे रही है। इसलिए बड़े पैमाने पे सभी पार्टियों को छोड़ के समाजवादी पार्टी में लोग शामिल हो रहे हैं। और आप देखिएगा, चुनाव आते आते, मुझे जानकारी है, चुनाव आते आते जिसकी आप कल्पना नहीं करे होंगे, वो लोग भी समाजवादी पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। एक सवाल और नेताजी, जो सपा में जमीनी स्तर से अभी चल रहे हैं, उनसे अगर जब विधायक जी को मिल जाता वोट तो अन्य लोग नाराज नहीं होंगे? माननीय देखिए, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को हर हाल में मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार हैं। वो जी जान से अपनी पूरी ऊर्जा लगा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे 2022 में। रही जाति की बात, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा, यह बात हम लोग भी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं कि वर्तमान में चिल्लू पार की क्या स्थिति है। यह सही है, आपने सही पूछा कि पहली बार, मैं जहां तक जानता हूं, मैं बहुजन समाज पार्टी में काम किया हूं, मान्यवर काशीराम जी का चेला हूं। माननीय काशीराम जी के नारे पे हम लोग बहुजन समाज पार्टी ज्वाइन किए थे और 2 रुपए का मेंबर बने थे 89 में। तो जाति, जहां तक जाति की बात है, यह सही है कि पहली बार बहुजन समाज पार्टी का मतदाता, अनुसूचित जाति का मतदाता पहली बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा है। यादव जी, क्या आप नहीं, एक मिनट, हमारी बात जरा पूरी। पहली बार वोट करने उत्तर प्रदेश में जा रहा था। लेकिन अगर आप बात करेंगे चिल्लू पार की, तो थोड़ा सा यहाँ दिक्कत होगी। यह चिल्लू पार में अनुसूचित जाति का मतदाता किसी से ठगा हुआ है तो कतई उस ठगे हुए व्यक्ति को वोट नहीं करेगा। यह सूचना हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी को पहुंचाने का काम करेंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज की तारीख में रिजिड हैं, तय कर लिए हैं कि हमारा जो सर्वे कहेगा मैं उसी व्यक्ति को वोट दूंगा, उसी व्यक्ति को टिकट दूंगा। किसी की सिफारिश में या किसी के शामिल होने से किसी को टिकट देने वाले नहीं है। उनका जो सर्वे कहेगा उसी को टिकट देने का काम करेंगे। इसलिए हम लोग कार्यकर्ता, हम सभी कार्यकर्ता 16 लोग आवेदन किए हैं। हम 16 लोग आश्वस्त हैं कि किसी को टिकट मिलेगा, इन 16 के बीच से मिलेगा। अच्छा यादव जी, क्या आप भाजपा में भी कुछ दिनों तक सक्रिय रहे, सुनने में आया है? हमारी हमेशा सोच रही है कि आप जहां रहें, जहां भी काम करें, ईमानदारी से काम करें। जब तक रहे, 5 साल रहा हूं भारतीय जनता पार्टी से 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं और 2012 में मैं चुनाव लड़ा हूं भारतीय जनता पार्टी से। और हम लोग जहां भी रहे अपनी बात दलित, शोषित, वंचित, मुसलमान, पिछड़ा की बात की है। सबको साथ नहीं, भारतीय जनता पार्टी में रह के दलित, पिछड़ा और मुसलमान की बात हम लोग करते थे और उनके हक और हम लोग आप करते रहे होंगे। नहीं, मैं करता था। हम लोग में आ गया
और हम बीजेपी मैं था, जैसे नेता हैं नहीं, जो मैं- जहाँ भी नहीं, बैठे एक हैं। मिनट, मैं था जी। और माननीय सांसद आजमगढ़ रमाकांत यादव जी। जी, हम लोग उनके बड़े मंच से उनके सामने कहते थे कि हम पिछड़ों का, हम दलितों का, हम अल्पसंख्यकों का अगर सम्मान नहीं रहेगा, हक नहीं मिलेगा, हम लोग अब जबरदस्ती हक लेने का काम करेंगे, जबरदस्ती लेने का काम करेंगे। और मैं मंच से भी कहता था, भारतीय जनता पार्टी के मंच से कहता था कि अगर हम लोगों को हक हिस्सा नहीं मिलेगा तो हम लोग इस पार्टी में काम नहीं करेंगे। और जब लगा हम लोगों को कि शोषित, वंचित, पिछड़े और अल्पसंख्यक के साथ यह जब भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, हम लोगों ने पार्टी को छोड़ देने का काम किया, त्याग पत्र देने का काम किया। विजय जी, अन्य पार्टियों की तरह आपकी पार्टी का मुख्य मुद्दा बिजली पानी 300 यूनिट फ्री देने का वादा रहेगा या एक जुमला साबित होगा? इस पर आपकी क्या? बिल्कुल जुमला नहीं साबित होगा। आप पिछले, क्योंकि आप पिछली सरकार को आप देख लिया जाए तो नहीं, लोगों ने चुनाव आप 12 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार को देखे हैं। उनके घोषणा पत्र को आप उठा लीजिए, जो जो वादा 12 के पहले माननीय अखिलेश यादव जी ने किया था, 12 से 17 तक उसको पूरा करने का काम किया। और इनके संकल्प पत्र को उठा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को उठा लीजिए, एक भी वादे को यह पूरा नहीं कर पाए। और सबसे बड़ा उसमें वादा था कि किसान की आय दुगनी करेंगे। आप बताइए, कहां किसान की आय दुगनी हुई? दुगनी के जगह और आधी हो गई। यह काम भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी हमेशा साफ बोलते हैं, सच बोलते हैं, उस पर कायम रहते हैं, उसको क्रियान्वित करने का काम करते हैं। किसान की आय दुगनी करने के लिए जो है 3 कृषि कानून लाए गए थे, जिसके विरोध में किसान आ गए। मोदी जी कहे कि जो है किसान को हम समझा नहीं पाए, इसके बारे में कुछ बताइए। जो आखिर तीनों कृषि कानून, मैं आपको उसमें से एक बता दूं, जो उनकी कॉन्ट्रैक्ट खेती थी, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जो वह कॉन्ट्रैक्ट पे खेती देने के लिए बात कर रहे थे, उस 3 में से एक ये भी था। उसमें एक उदाहरण मैं बता दूं, कॉन्ट्रैक्ट खेती को इसके पहले गुजरात में लागू किया गया था और पेप्सी कोला कंपनी ने वहां पे लीज पे लेके किसानों को आलू का खेती कराने का काम किया था। कॉन्ट्रैक्ट पे आलू की खेती गुजरात में पेप्सी कोला कंपनी ने कराया था और रेट तय हुआ था कि इस रेट का हम आपका आलू खरीदेंगे और इतने भूभाग पे हम आलू की खेती करेंगे। लेकिन जब आलू पैदा हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे मानक के अनुरूप नहीं है, मैं आपका इस रेट पे आलू नहीं खरीद सकता। और इतना ही नहीं किया, कंपनी ने उन किसानों के खिलाफ दावा दाखिल किया 5 करोड़ का कि हमारा नुकसान हुआ है, इन किसानों से हमको 5 करोड़ रुपया दिया जाए मुआवजे के रूप में। वो कृषि कानून में ये था। एक था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जी। 3 में एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात मैं कर रहा हूं। उसके बाद किसान सुप्रीम कोर्ट तक गए, तब उनको वहां से न्याय मिला और उनके आलू का भुगतान आदेश हुआ सुप्रीम कोर्ट से और उनके आलू का भुगतान किया। यह स्थिति होती और हम खेतियार, हम भी किसान हैं, छोटे मोटे किसान हैं, हम लोग अपने ही जमीन में मजदूर बन के रह जाते और या बड़े बड़े उद्योगपति उसमें खेती करने का काम करते। विजय जी, जैसा कि आप यादव परिवार से हैं, राजनीति में आने का आपके मन में कई विचार कैसे आया? राजनीति में आने का हमारे समाज के लोग, मैं आज बहुत मुद्दा आपने बढ़िया कहा, आज भी उस पर चल रहा है जी। तमाम हमारे पिछड़े दलित और मुसलमान, आपको याद होगा अंग्रेजों के शासनकाल से और आजादी के बाद जी। उनकी कोई पैरवी करने वाला नहीं था और जो थोड़ा सा शरीर से मजबूत होता था, किसी सामंतवादी की बात नहीं मानता था, उसका थाने में हिस्ट्री सीट खोल के और उसको नंबर 10 बना दिया जाता था। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। उस जमाने में जब पिछड़े का कोई पैरवीकार नहीं था तो उनको 10 नंबर का हिस्ट्री सीट खोल के 10 नंबर बना दिया जाता था। आज पुनः उन सामंतवादियों के खिलाफ, उन सामंतवादियों के पैरवी पे मैं उन सामंतवादियों से लड़ने के लिए राजनीति के क्षेत्र में आया और आप विश्वास करिए कि आज तक
आज तक केवल मैं सामंतवादियों से लड़ रहा हूं और जब तक ताकत रहेगी हम लोग लड़ते रहेंगे और कतई पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का अहित नहीं होने आपको देंगे। राजनीति में आने में बहुत सारी समस्याएं होंगी। विजय जी, आप हमारा सीधा सवाल है, आप युवा जब से तभी से आप राजनीति कर रहे हैं जी। कल की राजनीति और आज की राजनीति में क्या अंतर आया है? आप राजनीति कह दिए। कल के राजनीति में आज के राजनीति में बहुत अंतर आया है। यह सही है कि पहले के लोग बात के पक्के होते थे, जो बात कह देते थे, जो वादा कर देते थे, मतलब उनकी जबान की वैल्यू होती थी। जबान की वैल्यू होती थी। पैसे रुपए की कोई कीमत नहीं होती थी। हम लोग पहला चुनाव लड़े, मैं निसंकोच कह सकता हूं कि हम लोगों को, हमारे सामने बैठे हैं उस जमाने के क्षेत्र पंचायत के सदस्य उमेश यादव जी, कोई पैसा नहीं लेता था। कोई क्षेत्र पंचायत का सदस्य क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में पैसा लेने का काम नहीं करता था और वह कह देता था कि मैं आपको वोट दूंगा प्रमुख के चुनाव में, तो डट के हम लोगों के साथ रह के वोट देने का काम करता था। तमाम लोग हैं आज हमारे संयोग से वह साथ आए हुए हैं उमेश यादव जी। अच्छा सर, पैसा लेने का काम नहीं करते थे, निःशुल्क वोट देने का काम करते थे कि हाँ यह मजबूत आदमी है, इनका हम लोग सहयोग करेंगे, यह समाज की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे, यह काम होता था। आज सारे लोग केवल पैसे पे ध्यान दे रहे हैं। यह राजनीति में बहुत गिरावट आई है। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ कि अगर जो है आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके ऊपर भरोसा करके आपको चिल्लू पार से जो है टिकट देते हैं और अगर आप विधायक बनते हैं, तो चिल्लू पार में जो है कोई 3 मुख्य काम बताइए जिसमें जो है आपका मतलब प्रमुखता से जो है ध्यान रहेगा कि मतलब अगर मैं विधायक बनता हूं तो ये तीनों काम सबसे पहले मैं जो करूंगा। मैं कई बार कह चुका, चूंकि लगातार कई बात कहनी पड़ती है, थोड़ा अपने भी लगता है कि हम लोग कुछ नया नहीं कह पा रहे हैं। चिल्लू पार की सबसे बड़ी समस्या बाढ़ की समस्या है जी। और बाढ़ की समस्या आज नहीं, मैं आपने कहा ना, मैं जब प्रधान हुआ करता था, संजोग से स्वर्गीय महावीर प्रसाद जी भारत सरकार में मंत्री हुआ करते थे। मैं उनसे भी कई बार लड़ाई किया कि माननीय मंत्री जी, आप भारत सरकार के मंत्री हैं और आप हमारे क्षेत्र में बाढ़ से मुक्त कराने का काम करें और हमारे क्षेत्र में हर साल बाढ़ आती है जिससे बहुत बड़े पैमाने पे तबाही होती है। अगर हम लोगों को मौका मिला तो सारे बंदे जो भी बाढ़ से बचाव कर सकते हैं कचरांचल का, सारे बंदों का निर्माण कराऊंगा। जो बंदे पिचिंग नहीं हुए हैं उनको वरीयता देंगे, जो बंदे पिचिंग से दूर रह गए हैं उनको पिचिंग कराने का काम करूंगा। और मैं वादा करता हूं आपसे, अगर मौका मिला तो कचरांचल को बाढ़ से मुक्त कराएंगे। कचरांचल के बाद आपका एक चिल्लू पार का छूटा हुआ क्षेत्र पड़ता है धुरिया पार। वही मैं कहने जा रहा था, ध्यान नहीं देता है। धुरिया पार भी अछूता ही रह जाएगा। नहीं, अछूता नहीं, धुरिया पार भी चीनी मिल को चीनी मिल नहीं सर, उनवार से धुरिया पार एक रोड जाता है नदी, तो हमारे क्षेत्र में 3 ग्राम सभा पड़ते हैं। 3 ग्राम सभा रसूलपुर, रुकुलपुर और पिपरी, उन ग्राम सभा में कोई ध्यान नहीं देता। बिल्कुल एकदम सच्चाई, आप बिल्कुल एकदम सच्चाई बयान कर रहे हैं कि यह सच्चाई है कि उसको चिल्लू पार से अलग मान लिया जाता है। लेकिन मैं अपना दौरा जब शुरू किया तो सर्वप्रथम मैं वहीं गया, वहीं के लोगों से मिला और मैं वादा करके आया हूं कि आप अपने को चिल्लू पार से कतई दूर मत समझिए। हम लोग हर दुख दर्द में, आपके हर विकास में हम लोग भागीदारी निभाएंगे, भागीदार बनेंगे। अच्छा सर, हमारे चैनल के माध्यम से चिल्लू पार की जनता को जो है आप क्या संदेश देना चाहेंगे? चिल्लू पार की जनता को मैं संदेश देना चाहूंगा कि आप अपने बीच के रहने वाले को, जो आपको हमेशा उपलब्ध हो, आपका बेटा लगता हो, आपका भाई लगता हो, आपका बाप भी लग सकता है, उस व्यक्ति को आप चुनाव जिताएंगे, उस व्यक्ति को आप विधानसभा में भेजने के काम करेंगे, जो आपके दुख दर्द को जानता हो, भली बात से जानता हो, आपके बीच का रहने वाला हो, ऐसे व्यक्ति को आप चिल्लू पार का विधायक बनाने का काम करें। किसी ऐसे व्यक्ति का चुनाव न करें जिसको आप खोजते रह जाएं और वह आपको उपलब्ध। सर हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि समय 3 बजने वाला है। लास्ट क्वेश्चन हमारा ये होगा सर, चिल्लू पार में पिछले 2 विधानसभा चुनाव से सपा नहीं आ रही है, इस बार सपा ऐसा क्या करेगी? मैं आपको पहले ही कह चुका हूं कि पूरे प्रदेश में
समाजवादी पार्टी की एक लहर चल रही है। पिछड़ी जात के सारी जातियों के लोग जी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव की तरफ देख रहे हैं जी। कि यह व्यक्ति प्रदेश की लड़ाई लड़ सकते हैं, देश की लड़ाई लड़ सकते हैं। और मैं आप हमारी बात को आपके चैनल के माध्यम से याद रखिएगा सरफराज भाई, मैं कह के जा रहा हूं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले समय में हम लोग उनको दिल्ली की कुर्सी पे बैठाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की कुर्सी छोटी पड़ जाएगी, यह सोच हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। और इसी सोच को देखते हुए सारे समाज के लोग, सर्व समाज के लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, समाजवादी पार्टी को वोट करने जा रहा। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि आज तक कभी नहीं हुआ, दलित समाज कभी समाजवादी पार्टी को वोट नहीं करता था। पहली बार उत्तर प्रदेश में दलित समाज के लोग, अनुसूचित जात के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, सारे लोग, बहुत गंभीर बात है, सारे लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप समय देने के लिए, आप हमारे स्टूडियो में आए, हम आपके बहुत आभारी रहेंगे। और मैं अपने दर्शकों से जरूर ये कहना चाहूंगा कि आप भी आपके क्षेत्र में जब आप पहुंचे, आपने जो जो वादे किए हैं तो आपसे जरूर मिले। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन हम एक स्मृति चिन्ह आपको देना चाहेंगे सर, आप हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत आप सभी साथियों को, पूरी डाबरा टीम को, बाबू विकेश जी को, सरफराज जी को, मेहताब जी को, अशरफ मेदाना को, सबको मैं पुनः एक बार हार्दिक रूप से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। धन्यवाद।